सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आप विज्ञान में किस प्रकार 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। यानी एक तरीका, हम लोग आसान सा तरीका ढूंढेंगे। अगर आप उस पर अमल करेंगे, अगर आप परीक्षा में उस पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही कर लें। अब उस पर आपको काम करने का जरूरत है, ठीक है ना। तो देखो मेनली होता क्या है ना कि हमें अगर देखें पेपर की ओर चले तो विज्ञान का प्रश्न जो है आपको पता होना चाहिए कि 80 मार्क्स का आपको पेपर देना है, क्योंकि 20 मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, प्रैक्टिकल का हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपके स्कूल के द्वारा आपको मिलता है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब 80 नंबर का आप पेपर देने जाओगे और 80 नंबर के पेपर में 40 मार्क्स आपका रहता है क्या चीज का, ऑब्जेक्टिव का, और 40 मार्क्स क्या रहता है, सब्जेक्टिव का। तो यानी ऑब्जेक्टिव ये 40 आपको कैसे करना है या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जो कि परीक्षा में आ जाए, ठीक है ना। फिर हम ऑब्जेक्टिव का एक नया सा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम वो 40 संभावित ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और फिर मैथ्स का भी हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल 50, जिसमें से ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपको परीक्षा में आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आप सबसे पहला चीज 3 सेक्शन में डिवाइड होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है ना। आपको लगता है कि पूरा का पूरा 80 सवाल दिया हुआ है, लेकिन 80 में से जो सवालों का संख्या रहता है ना, 80 सवाल किस प्रकार से, कितना रहेगा फिजिक्स का, कितना रहेगा केमिस्ट्री का, कितना रहेगा बायोलॉजी का, उसको हम देखेंगे। तो एक हो गया सेक्शन आपका फिजिक्स का, जिसे आप भौतिकी विज्ञान कहते हो। दूसरा सेक्शन क्या हो गया, केमिस्ट्री का, जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हो, रसायन शास्त्र। और तीसरा सेक्शन क्या हो गया, बायोलॉजी का। आपको 3 सेक्शन इस प्रकार से डिवाइड रहेगा, ठीक है। लेकिन 3 सेक्शन आपके क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा कि यहाँ डिवाइड की, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग, और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग, ऐसा नहीं रहेगा। आपको तीनों का तीनों जो चीज का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों विषय का ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मिक्स रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है लगातार आपको फिजिक्स का मिल जाए, फिर केमिस्ट्री का मिल जाए, बायो का मिल जाए, ठीक है ना। चांसेस है कि आपको ये सब लगातार भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग सेक्शन में ऑब्जेक्टिव रहता है। हाँ, सब्जेक्टिव सवाल का अलग अलग सेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन पैटर्न देखे होंगे बहुत सारे। अब देखो इसमें से क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखो ना फिजिक्स वाले पे, तो फिजिक्स अगर आप टोटल अगर 27 करते हो, इसमें से 27 और ये अगर 26 और ये 27, ठीक है। तो 27, 27 और 26, ज्यादातर कंडीशन में फिजिक्स 27 नंबर का, बायोलॉजी 27 नंबर का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आ जाए 27 नंबर का और ये आ जाए 26 नंबर का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखते हो तो क्या होता है कि ये हमारा पैटर्न पूरा का पूरा जो हम देखें, टोटल जब हम करते हैं तो टोटल 80 प्रश्न बन जाता है। यानी ये तीनों मिलाकर, ये वाला और ये वाला, तीनों मिलाकर आपको 80 ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। हम ये भी बताएंगे कि आपको ज्यादातर कौन से ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन अब देखो इसमें मैक्सिमम कितना सवाल, मैक्सिमम 27 आ सकता है, 26 भी आ सकता है, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम 26 या 27, इसमें वही 26 या 27, ठीक है। देखो ना 27 27 27 करते तो 27 या 81, यानी कोई एक विषय में आपको एक सवाल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। अब देखो आपको स्ट्रेटेजी क्या क्या अपनाना चाहिए एग्जाम में। अगर आपका फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है या अगर आपका केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है, कोई 2 पोर्शन अगर आपका ज्यादा स्ट्रांग है, तो तीसरा अगर आपका पोर्शन वीक है, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे से अगर बायो का सवाल नहीं बन पाता है, ठीक है, तो आप फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले आप मिलाकर 40 पूरा कर लो, ठीक है। देखो फिजिक्स का टोटल सवाल 27 के आसपास और ये 26 के आसपास पे अगर जोड़ते हो तो 53-54 सवाल आपका हो जाएगा। तो आपको करना कितना सवाल है, 40 ही तो सवाल करना है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप अगर किसी को फिजिक्स में नहीं हो पा रहा है तो क्या करो, आप केमिस्ट्री मिला लो और बायोलॉजी मिला लो। अब कोई ऐसा मत बोल देना आप लोग में से कि सर जिसका तीनों में से कोई नहीं हो पा रहा है तब क्या करें। आपको तो करना पड़ेगा, परीक्षा आ गया है, आपको जाना है जंग में, आप शहीद होके आओ या दूसरे को शहीद करके आओ, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो इसमें सवाल जो बनेगा आपका, वो अब किस किस तरीके का सवाल बनेगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। आपको ये तो क्लियर हो गया कि सवालों का संख्या फिजिक्स में 27, इसमें वही 26-27 के आसपास, इसमें 27, तो वही मिलकर 27 या 81, यानी कोई एक विषय में, ज्यादातर चांसेस यही दोनों में से कोई एक विषय में क्या होगा, एक सवाल कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर कितना बन जाता है, 80, और 80 में से आपको 40 सवाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका स्ट्रांग लगता है, मान के चलो कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, ज्यादा आप इसमें अच्छे से कर लेते हो, या फिर आपको केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है, अब डिपेंड करता है ना कौन कौन सा सवाल रिपीट होता है। तो आप ये दोनों कर लो, ये दोनों पूरा करके आप 40 कर लो। अब बायो का एक भी सवाल नहीं करोगे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई देखने थोड़े जा रहा है कि आप कौन कौन सा सवाल किए हो। आपको 40 सवाल 80 में से बना हुआ रहना चाहिए, जो जो आपको आता आप लगा डालो,
ठीक है ना। तो इसलिए ये तरीका आप जरूर एग्जाम में अपनाना, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर कि इन टॉपिक पर जो है, ये टॉपिक जो आपको है उससे हर साल ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ठीक है ना। तो वो टॉपिक क्या क्या है, अब इस जो टॉपिक इसमें हम लिए हैं ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ वही टॉपिक से, कुछ टॉपिक हम बस किए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक से सवाल बनते हैं, लेकिन जो आसान सा सवाल और रिपीट होने वाला सवाल उसको बस थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश किए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करोगे और भी एनालाइज करोगे, और जब हम ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आएंगे ना संभावित, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। परावर्तन के भी दो नियम, अपवर्तन के भी दो नियम। मैंने ये देखा है कि हर साल या तो परावर्तन या तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, हर साल आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से परावर्तन अपवर्तन के नियम पे सवाल बन जाता है, ठीक है। और सवाल किससे बनता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी पूछ दिया, उत्तल लेंस का फोकस दूरी या दर्पण का, या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, है ना। फिर एक सवाल एकदम ज्यादातर ये बनता है कि किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार का सवाल जो है ना हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल हैं। और देखो हम दिखाते हैं, दर्पण या लेंस की फोकस दूरी यानी धनात्मक या ऋणात्मक जो भी हम बोल रहे थे, ठीक है ना। ये दर्पण और लेंस का जो फोकस दूरी धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक, ये सारा हम जब ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आएंगे तो करेंगे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना, अपडेट रहना, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखो अगले की ओर, लेंस तथा दर्पण सूत्र, यानी लेंस का सूत्र क्या होता है और दर्पण का सूत्र क्या होता है, उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी लेंस दर्पण सूत्र से भी सवाल बनता है, या तो लेंस का आ जाएगा या तो दर्पण का सूत्र से सवाल आ जाता है, ठीक है। अभी और भी बहुत से छोटे छोटे आपको दिखा रहे हैं। अब है केमिस्ट्री में यौगिकों के रासायनिक सूत्र। अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स पूरा का पूरा कवर हो गया, अभी बहुत सारा है, आपको मानव नेत्र से सवाल बनता है, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है ना चीजें आपको एक विजुअलाइज कराना की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है तीन हम कुछ बोले हैं, इसी तरह का सवाल आपको मानव नेत्र से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको केमिस्ट्री में यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे कैसे आते हैं, जैसे मान के चलो बहुत सारे बार रिपीट होता है कि चूना पत्थर निम्न में से कौन है, या फिर निम्न में से कौन भखरा चूना है, कौन कली चूना है, इस प्रकार से आ जाता है सवाल, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का कुछ जो यौगिक है ना उसका सवाल हर बार रिपीट होता है कि विरंजक चूर्ण इनमें से कौन है, ठीक है ना। या फिर इसमें से कोई विषम को चूनो, खड़िया दे देगा, चूना पत्थर दे देगा, संगमरमर, ये तीनों सेम टू सेम है, विरंजक चूर्ण डाल दिया वो तो अलग होता है फॉर्मूला। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री में जो यौगिक से जो सूत्र बनता है वो बनता है। और क्या, कौन अम्लीय और कौन क्षारीय, यानी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पे आते हैं, प्रवृत्ति जो है ना, कि कौन अम्लीय गुण, जैसे कि धातु के ऑक्साइड हमेशा होते हैं क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय। उसमें से कुछ क्या है एक्सेप्शन है, जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम। एक ट्रिक होता है, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये सारे के सारे जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो जिंक और एल्युमिनियम के बारे में पढ़ना है। तो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति से सवाल जरूर आते हैं। कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपकारक है, इससे भी सवाल निकल के आते हैं, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन देता है, पूछा जाता है इनमें से कौन अभिक्रिया है, उपचयन है कि अपचयन है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण है और अपकरण, उपचयन अपचयन को बोलते हैं। उसके बाद ये भी आ जाता है विस्थापन, द्विविस्थापन, इन चैप्टर 1 का जो सवाल है वो सब बन जाता है। उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, ये तरीका आपको कहीं ना कहीं वो सारा चीज हो गया। और धातुओं के अयस्क, ठीक है ना, जैसे कि मान के लो कि एल्युमिनियम का हो गया, जैसे बॉक्साइट हो गया, इस सब जो अयस्क से रिलेटेड है ना, कभी कभी आपको सवाल हर साल एक सवाल बन जाता है। परमाणु संख्या पे सवाल बन जाता है। आप ऐसा करो ना, आपको याद होगा शायद 1 से 30 तक परमाणु संख्या रट लो, या 1 से 20 तक ही कर लो, उसी में से आपको बन जाता है सवाल हर साल। कभी सल्फर का पूछ दिया, कभी कार्बन का पूछ दिया। ये भी पूछ देता है कि ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन की संख्या कितना, कै गो कार्बन उसमें है। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा, आप कार्बन बता दोगे, ठीक है। देखो परमाणु संख्या पे प्रश्न आते हैं, पूछ देगा कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्रश्न आते हैं। कभी कभी आपके पूछ देगा कि हाँ सल्फर के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ये सब सवाल आपको मिलते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबली। कार्बन के अपरूप पे सवाल आते हैं, आईपीएससी नाम पे सवाल आते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन। ये देखो सरलतम हाइड्रोकार्बन, मीथेन पे बहुत सारा सवाल बनता है। हाइड्रोकार्बन तो संतृप्त और असंतृप्त ये सारा हो गया, लेकिन सरलतम हाइड्रोकार्बन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, उस पर सवाल बन जाता है। आईपीएससी नाम पे सवाल बन जाता है। एसेटिक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल पे सवाल बन जाता है, ठीक है। तो कुछ आईपीएससी नाम पे, जैसे मान के चलो कि अल्कोहल वाले ग्रुप पे आपको एथेनॉल पे सवाल बनते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल भी आप बोलते होगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। कार्बन का अपरूप जो आप जान रहे होगे, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, और एक बकमिस्टर फुलेरिन। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आ जाता है सवाल। फिर देखो बायोलॉजी में ज्यादा ऑब्जेक्टिव जैव प्रक्रम से, कहां से बनता है, जैव प्रक्रम से बनता है, और जीवों में जनन, ठीक
ठीक है ना। अब आप में से कोई कमेंट करोगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि और बाकी चैप्टर से नहीं रहता है, लेकिन आपको एक मोटा मोटी इस प्रकार से हम रफ एक बात बता देना कि आपको इस तरीके से आपको सारा टॉपिक का एनालिसिस करना चाहिए कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिकों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताए हैं, वैसे ही आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये सारी चीजों को अगर जब आप एक बार एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से 40 ऑब्जेक्टिव सवाल 80 में से कर लोगे, ठीक है ना। और आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो मैं अगले वीडियो में ना ये 40 ऑब्जेक्टिव जो संभावित इंपॉर्टेंट वो 40 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और मैथ्स में भी 50 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये कैसा लगा मेरा पूरा का पूरा ये एनालिसिस, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक शेयर करना इस वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।